बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाजरीन, 2024 ख़त्म हो चुका है, 2025 का आगाज़ हो चुका है और हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि ये साल पहले से बेहतर साल हो और इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सी आसानियाँ और बहुत सी कामयाबियाँ हों। नाज़रीन, 2024 की जब हम जिक्र करते हैं बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से या फिर ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, तो बहुत से उतार चढ़ाव रहे। 2024 में इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि कोई बेहतरी आएगी, जबकि हम अपनी कम्युनिटी को देखते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, उनकी बहुत से शिकायत हैं और फिर उनकी गुजारिशात भी हैं कि ऐसे टैक्सेस का इतलाक किया गया जो कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं थे। इसी के बरक्स जब हम 2024 का इख्तिताम देखते हैं तो आखिरी चंद एक माह में कायबोर यानी शरह सूद में एक बड़ी कमी देखने को आई और इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से एक टास्क फोर्स बना दी गई जिसमें पहली दफा रियल एस्टेट सेक्टर के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। तो यह खुशाइन बात है। आया ये तो 2024 था, मगर 2025 में ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसका तो इंतजार है, 2025 में अंदाजा होगा। मगर उम्मीद ये की जा रही है कि 2025 के आगाज में जो पॉलिसीज हैं जिन पर बात हो रही है उन पर इंप्लीमेंटेशन होगी और ये जो 2025 है ये रियल एस्टेट के लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बेहतर साल होगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मेहमान आने ग्रामी मौजूद होंगे, मगर अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अपने मेहमानों का तारुफ भी करवाता हूं, फिर गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब मेजर रिटायर्ड रफ़ीक हसरत साहब ने, जिनका एक वसी तजुर्बा है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और ख़िदमात हैं बहुत सारी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। उनसे भी आज बात करेंगे। 2024 के हवाले से तो करेंगे ही, मगर 2025 में क्या होने जा रहा है इसके हवाले से भी बात करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं और मुझे स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है जनाब अहमद अकील साहब ने, जो कि CEO प्रोवाइस डेवलपर्स हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मैं साहब आपकी जानिब आऊंगा, 2025 पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले 2024 के हवाले से बात कर लेते हैं क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी हुए और बहुत से उतार चढ़ाव देखे हमने 2024 में, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी। आपने 2024 को कैसे पाया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने कहा है कि बड़ा वसी तजर्बा है, तो आई जस्ट वांटेड टू आई वुड से एक्सप्लेन टू माय व्यूअर्स कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं 1988 से ये रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। मैं DHA लाहौर का जो है ना वो 3 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, 2016, 17, 18, और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान की जो हमारी फेडरेशन है ऑफ रियल्टर्स उसका 2 साल जो है मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह मैं चूँकि वर्किंग एक रियल्टर हूँ, मैं खुद काम करता हूँ, मेरे साथ कुछ बच्चे काम करते हैं और बहुत एक अल्हम्दुलिल्लाह 36 सालों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है और बहुत सारे डेवलपर के साथ काम किया है, बहुत सारे बिल्डर के साथ काम किया है, इस तरह बहुत सारे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके साथ काम किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपने पूछा है कि 2024 कैसा रहा, तो मैं जो रियल एस्टेट का हालात है उनके मुताबिक कह सकता हूँ कि बड़ा मिजरेबल रहा। ठीक है, बड़ा तकलीफ दे रहा, बहुत ज़्यादा जो है ना वो हार्श किस्म की जो टैक्सेशन है उसका हमें सामना करना पड़ा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो जिसकी वजह से रियल एस्टेट का काम बिल्कुल जो है वो तबाह कर दिया गया। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट का ये मंशा था कि रियल एस्टेट के काम को तबाह किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकली रियल एस्टेट ऐसे ही हुआ। बल्कि मेरे साहब कुछ इस तरह के टैक्सेस भी लगे जो इससे पहले तारीख में नहीं लगे थे 2024 में। बिल्कुल नहीं लगे थे और अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन बाद में कि वो क्या क्या टैक्सेस थे और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ। लेकिन वो इस तरीके से गवर्नमेंट ने सारा काम किया तो लग रहा था कि वो इस कारोबार का गला दबाना चाह रहे हैं और शायद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाकी जो लोग थे उन्होंने ये कह भी दिया कि रियल एस्टेट को हम किसी सूरत में खुली छुट्टी नहीं देंगे कि इसमें जो पैसा आता है वो डंप हो जाता है, आम आदमी के काम नहीं आता, हमारी जो इकॉनमी है उसके काम नहीं आता, GDP के काम नहीं आता। और बहुत सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगर दूसरी इंडस्ट्री में पैसा जाए तो वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं, उसके वजह से जॉब क्रिएट होंगे, उसके वजह से तरक्की मिलेगी, उसके वजह GDP इंप्रूव होगी। तो ये सारे का सारा वो सिनेरियो उन्होंने इस तरीके से डेवलप किया कि जिस तरह एक दुश्मन कारोबार के साथ किया जाता है वो क्या वजह क्या समझते हैं मेरे साहब, मतलब इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि हुकूमतें तो फैसिलिटेट करने के लिए होती हैं और ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर जो है, इकोनॉमी की बैकबोन हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं।
तो आपको वजह क्या महसूस होती है, ऐसा क्यों हुआ, क्यों फैसिलिटेट नहीं किया गया, बल्कि फैसिलिटेट तो क्या मजीद जिस तरह फरमा रहे हैं कि मजीद टैक्सेस आयद कर दिए। बिलाशुबा इस कारोबार का जो है ना गला दबाने की कोशिश की गई, और मेरा ख्याल है कि उसमें जो इनपुट थी ज़्यादा वो IMF की तरफ से थी। अच्छा, कि IMF का ख्याल ये था, और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोगों का ख्याल है जो कि हम नवा है IMF के, कि ये जो ब्लैक मनी है वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना डंप होती है, लोग अपना पैसा छुपाते हैं, और जो पैसा जो है रियल ट्रेड पे जाता है वो फिर डंप ही रहता है, क्योंकि लोग 5-5, 10-10 साल लेके प्लॉट रख लेते हैं, 20-20 साल भी रख लेते हैं, वो ना तो उनको कोई इनकम दे रहा होता है और ना ही माशरे में कुछ उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये उनका ख्याल है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस ख्याल से हमने कभी भी इतफाक नहीं किया। हम जो रियल ट्रेड का काम करते हैं और वो लोग जो रियल ट्रेड के इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जो वेन्यूज अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो एक तो इंडस्ट्री हम लगाएं, नंबर 2 है कि स्टॉक एक्सचेंज का काम करें, कम्युनिटी का काम करें, या फिर हम रियल एस्टेट का काम करें। ना तो हर बंदा इंडस्ट्री लगा सकता है, ना हर बंदा कम्युनिटी का काम कर सकता है, ना ही हर बंदा स्टॉक एक्सचेंज का काम कर सकता है। ये एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जो है और पढ़े से पढ़ा आदमी भी जो है, पढ़ा लिखा आदमी जो है, वो रियल एस्टेट का काम कर सकता है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जो हमें इसके ऊपर इसको बचाने की ज़रूरत है वो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, उनकी चूँकि बहुत बड़ी रकमें इस कारोबार में लगी हुई हैं, तो लिहाजा उनको अगर हम चाहते हैं कि वो अब ज़्यादा रेमिटेंस जो है ना वो बढ़ाएं और ज़्यादा पैसे भेजें, तो रियल स्टेट के कारोबार की विंडो को हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, बिल्कुल। और घरों का शॉर्टफॉल भी है विजय साहब, उसको भी किसी तरह बेहतर करना है, घर बनाने मिलियंस की तादाद में, बल्कि इस पर भी ये हम खास तौर पर आज बात करेंगे कि जो शॉर्टफॉल है वो मिलियंस में है अब हाउसेज का, उसके लिए जो प्राइवेट डेवलपर है उसको सपोर्ट करने की बड़ी एक तो अशद ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। अभी अहमद अकील साहब आपके जानिब आऊँगा, वही सवाल आपसे जी, गुज़िश्ता जो ये साल गुजरा है 2024, इसको आपने किस तरह से महसूस किया? रियल एस्टेट कम्युनिटी के हवाले से मेजर साहब फरमा रहे थे कि बड़ा एक मिजरेबल था और बड़ा परेशान कुन और हैरान कुन ये साल रहा, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जो हम बिजनेस करते हैं ना, आमतौर पे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, वो बेचते हैं, शॉप्स, ऑफिसेज वगैरह। तो जब हम उसका टैरिफ मुकर्रर करते हैं ना, तो हम मार्केट में रिसर्च करते हैं कि क्या हम ओवर प्राइस नहीं है, क्या हमारी जो कंपेटिटिव प्राइस है, क्योंकि हमने चीजों को बेचना होता है। ठीक है। तो जो FBR के अंदर अथॉरिटीज बैठी हुई हैं, वो बाहर निकल के ऑन ग्राउंड मार्केट में जाके सर्वेस ही नहीं करती टैक्स लगाते हुए कि क्या ये मुमकिन है कि नहीं है, और जो दिल करता है वो टैक्स लगा दिए जाते हैं, शायद IMF को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़ा टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, डबल टैक्स कर दिया है तो टैक्स ही डबल इकट्ठा हो जाएगा। उल्टा जो इस वक्त FBR के अंदरूनी जराये के मुताबिक उन्होंने हाफ टैक्स भी नहीं इकट्ठा हुआ। जब टैक्स बेचा बढ़ा दिया तो कारोबार ही ठप हो गया, तो लोग जो है वो घरों में बैठ गए, उन्होंने काम ही नहीं किया, तो टैक्स ही नहीं इकट्ठा हुआ, तो हाफ टैक्स नहीं इकट्ठा हुआ। और अब वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि हम इस टैक्स को ऑफ करेंगे या इसको मिनिमम करेंगे ताकि ट्रांजैक्शंस हो। ठीक है। तो अर्ज करने का मतलब क्या है कि ये 2024 में जो बेतुका किस्म का टैक्स लगाया गया, और वो अथॉरिटीज के जो पता नहीं किसको राजी करने के लिए वो टैक्स लगाते हैं। टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि लोग जो है वो बिजनेस भी करें, फ्लोरिश भी हो, और वो पैसा भी दें स्टेट को, रियासत को। अगर आप बेजा उल्टा सीधा टैक्स लगा देंगे तो लोग काम नहीं कर सकेंगे। मैं जाती तौर पे अपने सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं कि लोगों के 2024 में जो प्रॉफिट्स थे वो खत्म हो गए ऑलमोस्ट। तो वो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, टैक्स कैसे देंगे? तो ये तो हो गई टैक्स की बात, जो कि हमारे ऊपर वो लागू किया गया। दूसरा, जो पॉलिटिकली 2024 था वो बहुत ही खराब साल गुजरा, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है लोगों के ऊपर। जब इस लेवल पे पकड़ दकड़ मारा मारी हो रही हो तो कोई पैसा नहीं लगाता। पैसा लगाने के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। दुबई दुनिया भर का सारा सरमाया लेकर के जा रहा है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, चाहे वो कॉस्मेटिक एनवायरनमेंट है, लेकिन उन्होंने किया है। हालांकि उनकी पॉपुलेशन नहीं है, हालांकि दुनिया भर से लोग वहां इन्वेस्ट करते हैं। हमारी तो जेन्युइन मार्केट थी रियल एस्टेट की, हमारा तो 1 करोड़ 78 लाख घर शार्ट हो जाएंगे 2025 के आखिर में। यानी इतनी बड़ी डिमांड, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट, हमें तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए था। ठीक है। और अहमद अकील साहब, इसमें एक ये भी जो कमी है, यूं हम कहीं खला कह लें, आपने दुबई का जिक्र किया। दुबई में जो टैक्स पॉलिसीज हैं वो बड़ी जामे हैं, और वो एक आम आदमी वहां पर जब इन्वेस्टमेंट करता है या फिर एक इन्वेस्टर जब वहां इन्वेस्टमेंट करता है तो वो खुद को एक सिक्योर समझता है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मेरे साथ हसन बख्शी साहब मौजूद थे, वो फरमा रहे थे कि यार 1.5 घंटे की फ्लाइट है कराची से,
तो लोग वहां क्यों इन्वेस्टमेंट करें कराची में आकर, और दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें जब उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट भी करती है, सिक्योर भी है, कब्जे का डर भी नहीं है। तो इस तरह की पॉलिसीज तो बड़ा जरूरी है ना कि इस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए और फिर इंप्लीमेंट भी की जाए। देखें, पिछली जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इस इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए काफी सारी मीटिंग्स करी थी, काफी सारे काम किए थे, वर्टिकल बिल्डिंग उन्होंने रिवाज दी थी। तभी तो पाकिस्तान में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। ऑल टुगेदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री ही चेंज हो गई है। 2020 से पहले जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी वो प्लॉट्स थे जो आम, मैं अक्सर चैम्बर के लोगों के साथ जब मैं बैठता हूं या सरकारी लोगों के साथ जब मामला होते हैं तो वो रियल एस्टेट को मिक्स कर देते हैं विद द फाइल्स और विद द प्लॉट्स। वो कभी रियल एस्टेट होता था। दुनिया में इस वक्त जो रियल एस्टेट है वो कंस्ट्रक्शन है, हाउसिंग है, चाहे वो अपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे कुछ हो। तो यानी हमारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है रियल एस्टेट के हवाले से। और मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में 2020, 21, 22 के अंदर इतना बड़ा स्कैम हुआ कि हाउसिंग सोसाइटियों के नाम के ऊपर खरबों रुपया लोगों का लूट लिया गया, और आज उस पैसे की वैल्यू 20% भी नहीं है। आपके हमें सारा वक्त फोन आते रहते हैं लोगों के कि जी हमने 10 लाख रुपए जमा कराया, अभी उसकी वैल्यू 2 लाख भी नहीं है, और वहां कुछ डेवलप भी नहीं हुआ। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने उन लोगों को इजाजत दी, उन्होंने किकबैक्स लिए, उन्होंने पैसा बनाया और आम आदमी का ट्रस्ट रियल एस्टेट के ऊपर खराब कर दिया। बिल्कुल, आम आदमी का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज है, ओवरसीज का ट्रस्ट भी शेक हुआ है। मेरे साहब आपके जाने पाऊंगा, चूंकि आप फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, रियल्टर्स के जो मसाइल हैं आप बखूबी जानते हैं, उस हवाले से भी कुछ बात करते हैं। जो रियल्टर्स हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता है रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, उनके क्या मसाइल हैं? और 2024 में ये जब टैक्सेस लगे हैं उसमें डेवलपर्स को भी बहुत सामना करना पड़ा टैक्सेस का, और एक जो रियल्टर है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें नई थी। उनके मसाइल क्या हैं, उनको किस तरह से एड्रेस करेंगे? जी, जिस तरह के हमने पहले डिस्कस किया था, और जो कि हमारी आज की गुफ्तगू का जो महवर था वो ये है कि 2024 और 2025। जी हाँ, बिल्कुल। तो 2024 में जो बुरे हालात किए गए रियल ट्रेड के, उसमें वजह ये थी कि जो लास्ट बजट आया उसमें उन्होंने ना सिर्फ कई विद होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, उसके साथ साथ जितने भी वैल्यूज थी वो भी बढ़ा दी, और जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ वो 7E का था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और उससे भी जो बड़ा जुल्म था वो ये था कि जो गेन टैक्स था पहले जो है ना, वो आपको पता है कि रिसीडिंग मैनर में वो जो है ना 15% से कम होते होते 6 साल के बाद 0% हो जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये है कि उन्होंने जो कांस्टेंट एक रेशो है वो रख दी है, और वो 45% तक जाता है। जो गेन टैक्स है 15% से लेके 45% तक जाता है। और पहले ये होता था कि जितने साल गुजरते जाते थे टैक्स कम होता जाता था। अभी जो है ना बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया कि जितना ज्यादा आप पुराने प्रॉपर्टी होल्डर हैं आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे साहब एक छोटा सा मेरा सवाल है, आपकी बात काट रहा हूं कि कोई भी शख्स प्रॉपर्टी खरीदता है, इन्वेस्टर, वो इसीलिए खरीदता है कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करे, जब अप्रिशिएट करे तो वो प्रॉफिट से फायदा उठाए। तो वो प्रॉफिट पर जब इस तरह से टैक्सेस लगेंगे तो लोग प्रॉपर्टी खरीदने छोड़ देंगे, इन्वेस्टर तो यहां से बाहर ही जाएगा। बिलाशुबा ऐसा ही हुआ है। और मैं समझता हूं कि पहले चूंकि हमने एक आपने पासिंग रेफरेंस दिया है दुबई का, तो ये सबसे बड़ा जो नुकसान है अपार्ट फ्रॉम अदर लॉसेज, और जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर के जो लोग काम करने वाले थे, जिस तरह उनका रोजगार तबाह किया गया है, मिलियंस ऑफ आई वुड से यंग पीपल जो कि रियल एस्टेट के कारोबार में मुंसलिक थे, जिस तरह उनको बेरोजगार किया गया है, जिस तरह उनको दरबदर किया गया है, उससे भी बड़ा जो लॉस है वो ये हुआ है कि जब आपने यहाँ पर बिल्कुल इस कारोबार का गला दबा दिया तो जो डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड मनी थी वो सारी की सारी दुबई और दुनिया के बाकी मुल्कों में चलेगी, जहाँ पर वो लोग फैसिलिटेट करते हैं। आपको जो है ना वो लॉन्ग टर्म वीज़ा देते हैं, आपको पासपोर्ट देते हैं, आपको नेशनलिटी देते हैं, आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, आपको फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हमने तो खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है, और पहले उनको समझ नहीं आती थी FBR को, और हमारी जो वजारत खजाना है उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। जब हम कहते थे कि रियल एस्टेट के साथ पाकिस्तान चलेगा, वो कहते थे कि बिल्कुल नहीं, रियल एस्टेट को दबाने से चलेगा। 10 से 15 जो बिलियन डॉलर हैं, अगर आपके पाकिस्तान से निकल के वो दुबई में 1 साल में चले जाएं, तो आप मुझे बताएं कि ये हमने नुकसान किया है या हमने फायदा किया पाकिस्तान का। हर बंदा जो
रियल स्टेट या इकोनॉमिस्ट नहीं है वो समझता है कि सबसे बड़ा तो लॉस ये हुआ है कि जब हमें एक एक डॉलर की ज़रूरत थी, ये 15 से 20 जो है ना वो मिलियन रुपीस या 15 से 20 अरब जो डॉलर है वो हमारे जो है ना वो चले गए हैं दुबई में और बाकी मुल्कों में। सबसे बड़ी अहम ज़रूरत है कि उसको रोका जाए। ठीक है। और मैं आपको बताऊं इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, सहरा हैं, क्या कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग इतने जो है ना वर्सटाइल हैं, यहाँ पर लोग इतने टैलेंटेड हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं। आज आप वो जो जुल्म वाला प्रोसेस था रियल स्टेट के साथ हुआ है उसको रोकें, थोड़ा सी कंसेशन दें, थोड़ा सा जिंदे रहने के स्पेस पैदा करें और थोड़ा सा इसको फैसिलिटेट कर दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मर्जी हो जाए दुबई का पैसा पाकिस्तान में आएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि अभी दुबई तो बहुत ग्रो कर चुका है। दुबई तो ऑलमोस्ट जो है ना लोग कहते हैं कि अभी बिल्कुल वो बबल जो है ना वो फटने के करीब है और अपर लिमिट तक चला गया है। यहाँ तो अभी बिल्कुल सारी की सारी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। और जिस तरह मेरे भाई ने अभी कहा था कील साहब ने कि जो रियल स्टेट है वो अभी सिर्फ प्लॉट का जो मामला था उससे आगे निकल के तो कंस्ट्रक्शन की तरफ आ गया। बिल्कुल। अगर हमने कुछ करना है, इस मुल्क की बेहतरी करनी है और मुल्क के साथ भलाई करनी है और मुल्क के साथ कोई फेवर करनी है तो ये करें, कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करें। बिल्कुल। आप देखेंगे कि जब वर्टिकल एक्सपेंशन होगी, जब जो है ना हर बंदे के लिए आप जो है ना अपार्टमेंट और घर का बंदोबस्त करेंगे और उसको लॉन्ग टर्म इजी लोन के जो है ना वो तरफ लेके आए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो बाहर के मुल्कों में तो 1 और 2% के ऊपर लैंडिंग होती है, तो बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो खुशी से पाकिस्तान में आएंगे। उनको फैसिलिटेट करें, उनको प्रोटेक्शन दें और उनके जो मामलात को स्मूथ करें तो इंशाल्लाह ताला ये रियल स्टेट आपको इतना कुछ कमा के दे सकती है। मेरे साहब आप फरमा रहे हैं कि ओवरसीज हमारा असासा है, ओवरसीज का पैसा भी पाकिस्तान में आना है, जो पाकिस्तान से बाहर जा चुका इन्वेस्टर का पैसा वो भी पाकिस्तान में आएगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी पाकिस्तान में आ सकती हैं, चूंकि यहां पर अपॉर्चुनिटी मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा नाज़रीन, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे पैनल में ज्वाइन किया है जनाब शाहिद महमूद साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी DHA हैं, स्पेशली स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन को देखते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद साहब क्या कहेंगे, 2024 के हवाले से भी बात हो रही है और 2025 के हवाले से भी बात हो रही है, रियल स्टेट सेक्टर के लिए 2024 कैसा साल रहा? इंतहाई मायूस कुन और अच्छा, बिल्कुल गवर्नमेंट जो नज़र आई हमें, सिर्फ उनका एक ही फोकस था कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे टैक्सेस की तरफ उन्होंने तवज्जो दी जो जिनका सिरे से रियल इस्टेट का उनका कोई कंसर्न ही नहीं है, कोई उनके साथ उनका कोई लेना देना ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल FED की अगर हम बात करें, इस बजट में, करंट बजट में उन्होंने FED लगाया, तो FED बेसिकली आपकी लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगता है, आपकी प्रोडक्शन के ऊपर लगता है, और वो भी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं उनके ऊपर आता है। और यहाँ इन्होंने प्रॉपर्टी एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट है, उसके ऊपर लगा के अभी ये खुद भी परेशान है कि आपने क्या किया। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनको गाइड करने वाले लोग नहीं हैं, और जो हैं वो गलत गाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी ये समझना पड़ेगा कि ओवरसीज़ रेमिटेंस का उसके साथ अगर आपको चाहिए अपने फॉरेन रिजर्व्स को एनहांस करने के लिए, तो फिर आपको रियल इस्टेट को कम से कम इतनी ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर देनी चाहिए कि आपका जो देखें, एक आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी ज़रूर लगनी चाहिए, हम उसको डिनाई नहीं करते, बट एक ताजर है, उसने इंडस्ट्री नहीं लगानी, वो अगर कहीं से अर्न कर रहा है वो कहाँ लेकर जाए पैसा अपना, वो तो नहीं लगा सकता। उसकी अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन है, अपना एक प्लेइंग ग्राउंड है, तो उसने अगर उसकी एक्सेस मनी कहीं से वो अर्न करता है तो उसका राइट है कि वो पाकिस्तान में अपनी कहीं पर भी उसको इन्वेस्ट कर ले। अब आप देखें कि पाकिस्तान में अलमिया ये है कि गोल्ड में पैसा लग रहा है, डॉलर में पैसा इन्वेस्ट होता है, और तो और बदकिस्मती दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप जो कमोडिटीज़ हैं आपकी गंदम है, चावल है, लोगों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और ये ड्यू टू फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। वजह है ना शायद लोग घबरा गए, लोग घबराते हैं रियल स्टेट बाइंग के वक्त, खास तौर पर जिस तरह से जो कैपिटल गेन टैक्स पर अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इस वजह से इन्वेस्टर भी अब घबरा चुका है। तो ये एक वजह है कि इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वजह क्या बनी, हुकूमत इस तरफ क्यों नहीं है? चूंकि हम अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कि 2024 में इलेक्शंस भी हुए
और इलेक्शन से पहले नारे यही थे, खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से, कि एकोमोडेट किया जाएगा। और ये जो साल के इख्तिताम में भी हुकूमती नुमाइंदगान की जानिब से जो बयानात आते हैं वो यही हैं कि बिजनेस बेहतरीन चल रहा है, स्टॉक मार्केट बेहतरीन चल रही है, सब कुछ बेहतर हो गया। तो आप फरमा रहे हैं कि बेहतर नहीं है? नहीं, मैंने सिर्फ रियल एस्टेट की बात की। मैं ये ठीक है। कहता हूँ कि अलमिया ये है कि अगर आपका एक आम इन्वेस्टर जो अर्न कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज़ अ रियल एस्टेट पोटेंशियल कंट्री। ठीक है। हम इससे बहुत अच्छी फॉरेन रेमिटेंस ले सकते हैं, जो कि पाकिस्तान की बहुत सख्त ज़रूरत हमेशा से रही है। अगर हम उसको फोकस नहीं करेंगे और हम सिर्फ लोकल टैक्सेशन को प्रमोट करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको टैक्स भी नहीं मिलेगा, आपकी रेमिटेंस भी नहीं आएगी और आपके बाकी मामलात भी खराबी की तरफ जाएंगे। ठीक एक टैक्सेशन का एक लेवल होता है जिसको कोई आसानी से, या चलें आसानी से ना, बट उसको वो पे करने की सलाहियत रखता हो। ठीक है। अब आप इतने टैक्स लगा दें कि अगर वो पे करने की सलाहियत ही नहीं रखता तो आप वहां से क्या अर्न करेंगे? तो गवर्नमेंट बेसिकली खुद भी अपना नुकसान भी कर रही है। वो अपने ओवरसीज क्लाइंट्स का, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या अपने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है। उनको भी डिस्करेज कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में ओवरसीज रेमिटेंस ना भेजें। तो उसका नुकसान किसको है? सबसे बढ़कर नुकसान पाकिस्तान को है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक से हटके कुछ मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहा था कि नॉन फाइलर के लिए बड़े सख्त अहकामात आ रहे हैं जी, सफरी पाबंदियां लगा दी जाएं। इस पर कुछ हमारे दोस्त है बड़ा वो सीख पा हो गए, बड़े गुस्से में आ गए कि यार किस तरह के पैथेटिक ये पॉलिसीज। और खैर मेरे साहब आपके जानिब आऊँगा, 2024 का जो इख्तिताम है, ये जो नवंबर दिसंबर की अगर हम बात कर लें, उसमें अब टास्क फोर्स भी बनाई गई है हुकूमत की जानिब से, जिसमें ऑन बोर्ड लिया गया है रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को। और ये भी हुआ, इसके अलावा हम काइबोर की बात कर लेते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप था कि काइबोर में भी कमी हुई। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहां पर हमने बात की कि नुकसान भी हुआ, मायूस कुन सूरत हाल थी, वहां पर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी रिजवान भाई, मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक मुस्बत चेंज है और अल्लाह करे ये जो चेंज ऑफ माइंड है ये इनकी परमानेंट हो। और ये जो टास्क फोर्स बनाने का मामला है, तो यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि 2014 की जो सिस्कियाँ और आहें थी, अल्टीमेटली वो अल्लाह ताला ने वो कबूल कर ली हैं और दुआएं भी कबूल कर ली हैं। और गवर्नमेंट ने रियलाइज़ कर लिया है कि जो नेगेटिव टैक्टिक्स वो इस्तेमाल कर रहे थे बाई आई वुड से डिस्ट्रॉइंग रियल एस्टेट बिजनेस, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ है, गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी में फ़र्क पड़ा है, मिलियंस ऑफ यंग पीपल बेरोजगार हुए हैं। यहाँ से जो डिक्लेयर्ड एंड अनडिक्लेयर्ड पैसा था वो दुबई जा रहा है और दुनिया के बाकी मुल्कों में जा रहा है। तो नौजवान भी बाहर जा रहा है मेरे साथ। जी, नौजवान भी बाहर जा रहा है, बिकॉज जो ब्रेन ड्रेन है, मैं इसको सबसे बड़ा नुकसान समझता हूँ कि जब अपने मुल्क के अंदर उसको एक जायज़ बिजनेस करने की भी इजाज़त ना हो तो वो ज़ाहिर है वो बाहर ही देखेगा, वो मुल्क के अंदर तो नहीं देखेगा। तो अभी इसके साथ साथ जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि चंद एक चीज़ें ऐसी हुई हैं 2024 में। आपने देखा था कि जो आज से 2 साल पहले जब IMF का कर्जा हमने लेना था तो बहुत सारी सख्त शराइत हमें माननी पड़ी, जिनकी वजह से जो है ना बहुत सारी हैवी टैक्सेशन भी कड़ी पड़ी। लेकिन अभी मुझे लगता है ऐसा है कि गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई है। ये स्टॉक एक्सचेंज में आप देखें कि अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हवाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्टॉक एक्सचेंज का मामला है, इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुल्क के जो अदारों, जो खास तौर पर बिजनेस एक्टिविटी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस शो होता है, तभी जाके जो फॉरेन में बैठे हुए लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुल्की भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फॉरनर भी कर रहे हैं। और जब भी आपका मुल्क तरक्की करेगा, मैं ये बड़ा मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पहले मुल्क के अंदर से लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनको देख के फिर मुल्क से बाहर वाले लोग जो है ना आपके पास आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि आपका जो बैंकों का मार्कअप रेट है वो इतना अनअफोर्डेबल था कि कोई वो पैसे लेके ना इंडस्ट्री लगा सकता था, ना प्रॉपर्टी ले सकता था, ना कोई और एक्टिविटी कर सकता था। तो अभी चूँकि वो 12-13% पर आ गए और हम सब का ख्याल ये है और गवर्नमेंट भी इस तरह से उसको जो है वो प्रोजेक्ट कर रही है कि अगले 6 महीने में शायद ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो रुकावट थी रियल एस्टेट के अंदर के लोग पहले। अगर ऐसा हो जाए मेरे साथ फिर तो बेहतरी यकीनन आएगी कुछ ना कुछ। जी, डेफिनेटली बेहतरी आएगी। उसकी वजह यह है
ये डबल एज बेनिफिट होगा। एक तो ये है कि जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनको इजी टर्म्स के ऊपर पैसा मिलेगा, जी हाँ। और दूसरा जिन लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा रखा हुआ था बैंकों में, बिल्कुल ठीक। वो अपना पैसा जो है ना विड्रॉ करेंगे, बिकॉज 8-9% पर उनको कोई अट्रैक्शन नहीं रह जी जाएगी। हाँ, जी हाँ, वो जी हाँ, जी। प्रॉपर्टी में अल्हम्दुलिल्लाह गए गुजरे जमाने में भी जो है ना 20% तो प्रॉफिट दोबारा से रियल एस्टेट में पैसा आ जाएगा। वो अच्छा, पैसा मेरे साहब आएगा। क्योंकि आगे जाना है, मैंने अहमद साहब के साथ, मैं चाहता हूं कि इसको भी थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कस करें। आपने नौजवानों की बात की है जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, इसमें ये अलमिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है यहाँ पर लाखों की तादाद में जॉब क्रिएशन होती है। तो आप समझते हैं कि ये रियल एस्टेट पर जब एक बहुत बड़ी हिट आई उसकी वजह से भी ये हुआ है? ये तो यकीनी तौर पर जी, जो आप को बुरा काम करते हैं तो उसका तो रिएक्शन आता है, और उसका नेट रिजल्ट ये था कि हमारे जो नौजवान थे उनकी जब रोजगार के मौके रियल एस्टेट में थे वो फैल रहे थे। बिल्कुल। आप देखें कि मतलब ये 2 साल पहले तक जो है ना वो ये मौके फैल रहे थे, और नए से नए तरीकों से जो है यंग लोग आ रहे थे। इवन गाँव की सतह पर लोग जो है ना, आप यकीन करें, वो गवर्नमेंट से नौकरियाँ मांगने बंद हो गए थे, इतनी जो है ना फ्लोरिश कर रहा था ये कारोबार। और जब ये अपार्टमेंट की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ने शुरू हुई, वर्टिकल एक्सपेंशन होना शुरू हुई, गवर्नमेंट ने कोई सॉफ्ट लोन देने शुरू किए, तो अभी भी अगर मैं समझता हूँ कि हमने आगे जाना है तो हमें कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 3% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है। अभी इस वक्त भी जो है ना लाखों आपके पास यूनिट कम है, और 3% के बाद से आबादी बढ़ रही है, तो आप देखें कि अल्लाह की ज़मीन तो नहीं बढ़ रही। अल्लाह की ज़मीन तो उतनी ही है जितनी अल्लाह ताला ने पैदा कर दी है, तो लिहाजा आप अपनी दरखेज ज़मीनों को बर्बाद करते जाएंगे तो किसी सूरत में आपके लिए जो है ना प्रोडक्टिव नहीं होगी, फ़ायदेमंद नहीं होगी। लिहाजा आपको वर्टिकल एक्सपेंशन में जाना है, बड़े बड़े घरों को ख़त्म करना है, छोटे घरों की तरफ आता है, और उनके लिए ईजी लोन जो है ना वो आपने ईजी लोन। और हुकूमत को यह भी चाहिए कि जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं उनको भी सपोर्ट किया जाए, वो ख्वाह टैक्स की मद में हो या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट की मद में हो, उनको अकोमोडेट करना होगा। जनाब अहमद अकील साहब, आपकी जानिब आऊंगा। 2024 में जब इलेक्शन हुए तो हुकूमत की जानिब से ये नारे लगाए गए, जिनकी उसके इलेक्शन के बाद हुकूमत आई तो नारे लगाए गए कि जी आसानी पैदा की जाएगी, बहुत से मौके पैदा किए जाएंगे, रोजगार के हवाले से जो कि बात हो रही है। अब 2025 के हवाले से भी कुछ इसी तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं कि 2025 में कुछ बेहतरी देख रहे हैं? खासतौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए हम बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट में आप देख रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन भी होगी इस टास्क फोर्स के नतीजे में। देखिए जी, काफी पाकिस्तान के अंदर जो पिछले कुछ चंद साल गुजरे ना, उसके अंदर बड़े बड़े इश्यूज थे, बड़े सारे क्योस थे जिससे हम गुजर के आए हैं। और अब तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा। देखिए, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके लिए जॉब्स के मौके कोई नहीं है, और पहले भी कोई नहीं थे। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जहां स्किल्ड और अनस्किल्ड लेवल को फौरी तौर पे जॉब मिल जाती है। ठीक है। जब वहां पे आया ना तो फिर ज्यादा लोगों ने बाहर को जाना शुरू किया, और फिर पासपोर्टों पे रश पड़े हैं, और वो लोग इस तरह जा रहे हैं पढ़ने की घर से या किसी भी घर से। देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना 2025 में इसका बहुत जबरदस्त स्कोप है। जैसे आपने इंटरेस्ट रेट की बात की, वो इसको कंट्रीब्यूट करेगा। जैसे अभी ये जो टास्क फोर्स की बात की है, ये लोग ये जो टैक्स का रेट है ये नीचे करेंगे, ये कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, देखिए सबसे बड़ा हमारा जो पैसे वाले लोग हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। उनको सिर्फ एक चाहिए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो किसी तरह से, ये जो उखाड़ पुछाड़ है ये ना हो। अगर ये ना हो तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, और वो पाकिस्तान में पैसा लाएंगे तो पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल होगी। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 40 इंडस्ट्रियां फर्दर चलती हैं, अगर ये नहीं चलती तो वो 40 भी रुकती हैं। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है खराबी का, अगर ये सेक्टर नहीं चलता। इससे ये सेक्टर है वो कई सारा लोगों को जो ना लेके भी चलता है, और जो पैसा है ओवरसीज का वो इन्वेस्ट तो बेहतरी आएगी, बेहतरी देख रहे हैं जनाब, बेहतरी आएगी 2025 में। ये बेहतरी, बहुत जबरदस्त बेहतरी आने वाली है, मैं बड़ा होपफुल हूँ। सिर्फ मैंने बताया ना एक नुकता, इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बार बार पूछ रहे हैं कि क्या मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो सही हो जाएगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि 5 साल के लिए कोई हुकूमत है उसको चलने दिया जाए, सो दैट कि वो अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे। और पाकिस्तान में, और जरूरी बात, एक अहम बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी, वो है रेरा, रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए इंडस्ट्री के हवाले से, ताकि लोगों के साथ स्कैम ना हो, लोगों का पैसा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ हो, उनका पीस ऑफ माइंड हो, क्योंकि वो वहां पैसा नहीं रखते। ठीक है। अच्छा अहमद साहब, पॉलिसीज तो
पॉलिसी तो बेतहाशा बनी हुई है, मसला कहाँ आता है जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है। शायद साहब आपके जानिब आऊँगा, किस तरह से देख रहे हैं ये जो खास तौर पर दिसंबर की हमने बात की, टास्क फोर्स बनी, कायबोर में कमी हुई, 2025 में जो पहले ये चंद एक माह है इसमें कोई बड़ा चेंज देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह बिल्कुल बड़ा चेंज है, बट इसमें गवर्नमेंट को एक एडवाइस है जी। कि ये जो टास्क फोर्स बनी है इसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है। ये फॉर द टाइम बीइंग ना हो, क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी बनाने के लिए बैठते हैं उसमें अब आपने हर शोबा है ज़िंदगी से तकरीबन जो रेलेवेंट लोग हैं उनको तमाम मिनिस्ट्रीज से भी डाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइंद इकदाम है प्राइम मिनिस्टर साहब का, और इससे इसके यकीनन बेहतरीन नताइज निकलेंगे और इसको आगे कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है, जैसे भाई जिक्र कर रहे थे कि तसलसल नहीं है, ना गवर्नमेंट का, ना पॉलिसीज़ का, ना किसी कानूनी जो शेप दी जाती है चीज़ों को, उनका भी कोई जो है ना वो ऐसा मैकेनिज़्म पाकिस्तान में नहीं है। वो पॉलिसीज़ आती हैं फॉर द टाइम बीइंग, आज कुछ है कल कुछ है, आज एक टैक्स लगता है कल उसके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, कल कोई और नई चीज़ डेवलप हो जाती है। तो ये ऐसे मसाइल हैं, अगर ये टास्क फोर्स कायम रहे, इसमें मज़ीद ज़ाहिर है हर वक्त गुंजाइश होती है बेहतरी की, और वो उसको रिफ़ाइन किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह तमाम सेक्टर्स में अगर इसको देखा जाए तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें चलेंगी। दूसरी बात मैं एक और करना चाहूँगा इसी से रेलेवेंट, देखें हमें हमेशा आप हिस्ट्री को अगर उठाएं तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आई, ये जितने भी रियल एस्टेट के ऊपर आज तक टैक्सेस लगे हैं, ये तमाम के तमाम टैक्सेस नून लीग की गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये उन्हीं का तोहफा है। अच्छा। आज तक किसी और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर टैक्सेशन नहीं की। ठीक है। दूसरी बात जो नेक्स्ट है इसमें वो ये है कि देखें, पाकिस्तान को हमेशा जो भी ये गवर्नमेंट आती है वो ये कहते हैं कि जनाब इंडस्ट्री में पैसा लगे, इंडस्ट्री में पैसा लगे। तो भाई हम ये चाहते हैं पहले आप ये डिटरमिन करें कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट जो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो रियल एस्टेट की आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। आप उसको डेवलपमेंट को, रियल एस्टेट बिल्डर कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट सेक्टर जो हम जिसके नुमाइंदे हैं, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। हम तीनों मिलते हैं तो ये रियल एस्टेट सेक्टर डेवलप होता है। ठीक है। ये हम तीनों उसके उस एक गाड़ी के पहिए हैं। तो ये अगर आप कहें कि पाकिस्तान में इसको फ्लोरिश नहीं होना चाहिए, ये पैसा यहाँ पर डंप हो रहा है, ये सरासर ज्यादती है इस इसके बारे में तो स्टेटमेंट ये भी आई थी कि रियल एस्टेट सेक्टर को क्रश करना है। जी जी जी, वो कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनमें उन्होंने रियल एस्टेट को क्रश किया है और नताइज आपके सामने मगर इन द एंड अब ये जो हम टास्क फोर्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं, अब जरूरत आन पड़ी है कि ऑन बोर्ड लेना होगा रियल एस्टेट सेक्टर से नुमाइंदगान को। मेजर साहब, जब एफबीआर ने प्रॉपर्टीज की वैल्यू को बढ़ाया, डिफरेंट बड़े शहरों में प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को बढ़ाया गया, तब गिला ये किया गया कि रियल एस्टेट सेक्टर से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया एसोसिएशंस को। मगर अब टास्क फोर्स बन गई है, ये एक ऐसा इकदाम है हुकूमत की तरफ से। क्या देख रहे हैं 2025 के आगाज में कोई बेहतर होने जा रहा है, कोई अच्छी खबर आने लगी? यकीनी तौर पर मैं बड़ा पुरुमीद हूँ और मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ने भी रियलाइज़ कर लिया है कि जो हार्श टैक्सेशन थी उसकी वजह से जो है ना वो, क्योंकि एक साल तो गुजर गया है इसमें। जी 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 बिल्कुल तजर्बाती वो एक साल गुजरा है और हम तजर्बे करने में बहुत माहिर हैं। उसका रिजल्ट हमारी हिस्ट्री है, फिर हम उसको छोड़ते हैं, फिर अगला तजर्बा शुरू कर देते हैं। तो मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि रियल एस्टेट को इस तरह क्रश नहीं करना चाहिए। अभी आप देखें कि अगर दुबई के सहराओं को नखलिस्तान में बदल सकता है मोहम्मद, तो वो रियल एस्टेट से कमा रहे हैं ना। जी जी जी। वहाँ ट्रेडिंग भी हो रही है, वहाँ भी इंडस्ट्री भी लगनी शुरू हो गई है, वहाँ दुनिया जहान के लोग आके पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपने मैदानों को, सहराओं को और अपने पहाड़ों को क्यों नहीं इसके साथ कपल कर सकते। मैं हमेशा से इस बात का जो है ना वो एडवोकेट करता रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की सरजमीन है, यहाँ पर टूरिज़म के बेनताशा मौके हैं, और अगर टूरिज़म को और रियल एस्टेट को जो है ना मिलाया जाए, इनको इकट्ठा किया जाए, और फिर आपकी जो रिलीजियस आई वुड से टूरिज़म है उसके साथ भी इसको शामिल किया जाए, तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है। लेकिन इंडस्ट्री को, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने की ज़रूरत है। कलेक्टिव एफर्ट हो, कलेक्टिव एफर्ट हो। और वो आप देखेंगे कि ना सिर्फ जो है ना वो लोगों को रोज़गार मिलेगा, गरीबों को सर छुपाने का छत मिलेगी, बल्कि आपकी
70 के करीब इंडस्ट्रीज हैं जो उनको जो है ना वो कंस्ट्रक्शन दोबारा से जिंदा हो जाएंगी वो आपके वो साहब, जिंदा हो और फिर जाएंगी। रोजगार कितना उससे पैदा और होगा। उसके साथ FAD जो है ना बहुत अनरिजनेबल टैक्स है, उसको वापस लेना चाहिए। ठीक है। 7E जो है ना बहुत अनफेयर टैक्स है, उसको वापस लेना ठीक चाहिए। है। और जो गेन टैक्स का है खास तौर पर जिसका जो रेशो है 15 से 45% तक है, वो जालमाना है, ठीक है। अनअफोर्डेबल है और उसकी वजह से काउंटर प्रोडक्टिव है चीज़ें, लिहाजा उसको कम करना चाहिए। और ठीक है। जिस तरह पहले हर साल जो है ना वो आपका गेन टैक्स कम होता था, वही जो उसको जो है ना वो इस दफा बढ़ गया है, जो रिवाइव कम करना होता था, चाहिए। जी हाँ। और ये मौजूदा जो स्लैब है इनको वापस लेना चाहिए। मेरा ठीक है। अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। 2025 वी आर गोइंग टू सी ए वेरी टर्न अराउंड, और ये रियल एस्टेट के लिए भी और बाकी कारोबारों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि एज सोन एज पॉसिबल अगर उन्होंने रियलाइज कर लिया है ठीक तो है। अपने जो खराब कवानीन है उनको वापस लें। बिल्कुल ठीक है। शायद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं गालिबन? जी मैं दो बातों को यहाँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से हाईलाइट करना चाहता जी, हूँ। जी, जी। दुनिया भर में जहाँ भी लेजिस्लेशन होती है, वो टैक्स हो या कोई भी और मामला हो, तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा आप लेजिस्लेशन करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा बढ़ती हैं, मामलात ख़राबी की तरफ जाते हैं, आसानी ठीक है। की तरफ नहीं जाते, और ठीक है। मामलात हमेशा बिगड़ते हैं। दूसरी बात यहाँ पर हम कर रहे थे फाइलर और नॉन फाइलर की, या एलिजिबल और इन एलिजिबल की, तो वो बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट उसमें मुझे जी, जी। मेरे जहन में आया कि देखें, दुनिया भर में कहीं पर भी, यूके में आप जाते हैं, दुबई जाते हैं, आपके लिए प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए फाइलर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ये पाकिस्तान में पता नहीं गवर्नमेंट को किसने मशवरा दिया कि यहाँ का एक गरीब आदमी है, आप 5 मिलियन से के ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, आप पिछली टैक्स रिटर्न अब आप दिखाएंगे। इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर दी है कि रियल एस्टेट के अंदर अब कोई आम आदमी जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपना रोज़गार नहीं कमा सकता। वो समझ नहीं सकता कि गवर्नमेंट ने किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर आपको टैक्सेशन में लेकर आ रहे हैं, और सिर्फ मकसद यही है क्रश करना। क्रश करना हल नहीं होता। आप पाकिस्तान के जितने भी आपके डिपार्टमेंट जो प्रोफेशंस हैं, या जहाँ से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, आप उनको ब्रीदिंग स्पेस दें, उनसे मुशावरत करें। आप बाकी चीज़ों को ज़रूर फोकस करें। पाकिस्तान में इतनी पोटेंशियल है कि हर चीज़ को आप मौका दें, हर इंडस्ट्री को मौका दें, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट आपका वो एक ऐसा एलिमेंट है, या आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इन शेप ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, बिल्कुल ठीक, जो कि पाकिस्तान की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। भले उसमें से आज टैक्स कम कलेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री से बढ़कर आज भी टैक्स वहाँ से कलेक्ट होता है। जब 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज उसकी चलती हैं, तो क्या वो टैक्स आपको नहीं आता? जब आपको फॉरेन रेमिटेंस आती है, तो क्या उसका आपको बेनिफिट नहीं होता? तो हमारी तो बैकबोन ही ये चीज़ें हैं। जी हाँ। अगर हम इनको फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमने किस चीज़ को, आप देखें, 1-2 अरब डॉलर के लिए हम धक्के खा रहे होते हैं, कभी IMF के पास, कभी किसी इदारे के पास। तो ये इमरान खान साहब के दौर में आप देखें, जब नवाज शरीफ साहब का दौर ख़त्म हुआ तो 18 अरब डॉलर रेमिटेंस थी। ठीक है। जब इन्होंने एमनेस्टी दी और प्रॉपर्टी को प्रमोट किया, तो हमारी जो रेमिटेंस थी वो 32 अरब डॉलर पे खड़ी थी। इतना बड़ा गैप आता है। तो पाकिस्तान को देखें कितना मैसिव ओवरसीज रेमिटेंस आई। तो आज भी वो ओवरसीज तो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते करना हैं, चाहते अपना घर तो पाकिस्तान में बनाना चाहते लेकिन हैं। उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। बिल्कुल ठीक। आप उनके लिए कम से कम ऐसी पॉलिसीज जरूर लेकर आएं ताकि उनको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। और वो अपने पाकिस्तान, अपनी मादरे मिल्लत में, यहाँ पर जो वतन की मिट्टी है, यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और उनका जो ट्रस्ट है, जो शेक हो चुका है, वो भी यकीनन मजबूत करने की जरूरत है। अहमद अकील साहब, क्लोजिंग हो रही है प्रोग्राम की, तजवीज़ क्या देंगे, चैलेंजेस क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर जिन पर अमल करना होगा, इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, क्या समझते हैं? टास्क फोर्स की जो कि हम बात कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि फौरी तौर पर इस पर अमल करके कुछ बेहतरी हो सके, क्या तजवीज़ देंगे? देखिए जी, जो फौरी तौर पे जो होना चाहिए वो तो टैक्स को नरम करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कोई इंसेंटिव देना चाहिए कि वो ज्यादा पैसा यहाँ भेजें। जैसे पहले स्कीमें शुरू हुई थी, उसके अंदर पैसा भी बहुत आया था। ठीक है। तो वो उनको इस तरह का कोई बेनिफिट जो है, इंसेंटिव मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो अरबाब इख्तियार है FBR के अंदर, या गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री ऑफ इसके जो खजाना के हैं, उनको कम से कम जो है अपने आप को लोगों के साथ रैशनलाइज करना चाहिए। उनका बॉडी लैंग्वेज, अभी एक मीटिंग हुई थी, आबाद के लोग बैठे हुए थे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों।
क्योंकि हमने उनसे बड़ा नुकसान, 2 साल पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ ठीक है। है। और उनके इस रवैये से पीछे जो लोग हुकूमत चला रहे हैं उनको इस बात का रियलाइजेशन करें, जैसे उन साहब ने कहा, शाहिद साहब ने, मेरे ख्याल से, कि PMLN की जो हुकूमत है वो मशहूर हो चुकी है कि वो रियल एस्टेट को के ऊपर बेजा टैक्स लगा के इसको बैठा देती है और रोजगार चला जाता है। PPP की हुकूमत आ जाए या PTI की जो हुकूमत आई थी, इन दोनों के अंदर रियल एस्टेट जो है फ्लोरिश करता है। और फिर DHAs आप देख लीजिए, DHAs जितने बन रहे हैं, तो ये कंट्रडिक्शन है कि भाई या तो DHAs बनाना बंद हो, जब DHAs बन रहे हैं तो फिर इस वजह से बन रहे हैं कि लोगों को ट्रस्ट हो तो वो वहां पे इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में पैसा आए। हमारे यहाँ जितनी फोर्सेस काम कर रही हैं आपस में वो अलाइन नहीं है, उनका आपस में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, इस वजह से हमें नुकसान होता है। आखिर में मैं ये बात कर, 2025 बेहतरीन होने वाला है, थोड़ा स्लोली चीजें ठीक होंगी क्योंकि ट्रस्ट खराब हुआ है, ट्रस्ट स्लोली बन, ठीक है, हो सकता है 6 महीने लग जाए इसके अंदर, लेकिन इवेंचुअली 2025 बेहतरीन रहेगा। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी सुन रहे हैं तो ये बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उसके बाद प्राइसेस जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी जब, यानी आपके कहने का मतलब यह है 2025 में बेहतरी होगी, लिहाजा ये बाइंग टाइम है। जी, बाइंग टाइम है और इसमें उनको फायदा उठाना चाहिए और शायद ये आने वाले 2-4 सालों में ये ना आए। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्विकली क्लोजिंग नोट दें, क्या तजवीज़ है? देखें जी, एक तो रीरा को ज़रूर ये इम्प्लीमेंट करवाएं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि रेगुलराइज हों चीज़ें। और ये जो टैक्सेस का इशू है, ये FBR होलसेल इसको हैंडल करता है। मैं समझता हूँ कि ये जब इसको FBR से निकाल लेंगे तो टैक्सेशन में इंशाल्लाह ताला बड़ी बेहतरी आएगी। रैशनल जो टैक्सेस हैं सिर्फ वो लगें तो लोगों को टैक्स देने में प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इर्रेशनल जब टैक्सेशन होती है तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और तीसरी बात ये है कि इंशाल्लाह ताला 2025 में मैं बिल्कुल इस बात पर कन्विंस हूँ कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस होने जा रहा है, रियल एस्टेट ग्रोथ होगी। देखें 2022, 23, 24 3 साल बिल्कुल रियल एस्टेट को क्रश किया गया। अब लोग जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने 3 साल पाकिस्तान पैसा नहीं भेजा, वो अब इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेबल, अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और ये जिस तरह से टास्क फोर्स अच्छी पॉलिसीज देती है तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट पकड़ी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैं सब योर टेक। जी, मैं इत्तेफाक करता हूँ अपने दोनों भाइयों से कि 2025 जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा कारोबार के लिए। हमारी इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम शुरू होने वाला है और जो लेने वाले लोग हैं वो फ़ायदे में रहेंगे। अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द ईयर उनको जो है ना कम से कम 40-50% मिनिमम प्रॉफिट जो है ना इंशाल्लाह ताला मिलने वाला है। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट से मेरी यही तवक्को है कि उन्होंने टैक्स बढ़ा के देख लिया है कि उससे टैक्स जो है ना आमदन कम हुई है, अभी टैक्स कम करके देखें, मैं गारंटी देता हूँ कि उनकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। अपने मुल्क के नौजवानों को इस मुल्क के अंदर कारोबार करने की इजाज़त दें, उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बहाल रखें और जो नाजायज़ टैक्सेस हैं उनको वापस लें। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब, आपने तजवीज़ जो दी हैं, ख़ास तौर पर जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये बात है कि साल 2025 के आगाज़ में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी इंशाल्लाह। और हम पर उम्मीद रहते हैं जी। हमने आज के प्रोग्राम में बात की 2024 के हवाले से जो मायूस कुन रहा, मगर मेरे तीनों मेहमान बड़े होपफुल हैं कि 2025 जो है ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। और हमारी यही तवक्कुआत हुकूमत से भी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।